हंटर एक्स हंटर के 3 पवित्र खजानों का खुलासा और उनका उत्तराधिकार युद्ध पर प्रभाव। अच्छा, तो ये चीजें क्या हैं? क्रोलो अध्याय 406 में बताता है कि ये 3 पवित्र खजाने शक्तिशाली नींद के स्रोत हैं जो खाकिन की समृद्धि और उत्तराधिकार युद्ध को संभलते हैं। संक्षेप में, ये अवशेष इस साम्राज्य की निरंतर सफलता के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे पूरे उत्तराधिकार युद्ध को संचालित करते हैं, जिसका उद्देश्य है खकिन को एक मजबूत और शक्तिशाली नेता देना। लेकिन यह कैसे सुनिश्चित करता है? सबसे पहले, यह सभी संभावित उत्तराधिकारियों को एक निम्न रक्षक देता है जो उन्हें सशक्त बनने की शक्ति देता है। इसके अलावा, यह उन्हें एक घातक उत्तराधिकार खेल में डालता है जहां केवल एक ही जीवित रहेगा। तो न सिर्फ शारीरिक ताकत, बल्कि अपने भाई बहनों को हराने के लिए चतुराई भी चाहिए। अब बात करते हैं कि ये 3 अवशेष इस सब को कैसे संभव बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, उसे शुरू करते हैं, और वो है बीज कलश उत्तराधिकार युद्ध के लिए इस्तेमाल किया बीज जाने कलश राजा वाला नसूबी के अनुष्ठान एक पत्र पूर्वज ने प्रतिद्वंद्वी सरदारों के युग में बनाया था, जब खाकिन को पड़ोसी देश द्वारा निगल लिए जाने या पूरी तरह मिटा दिए जाने का खतरा था। इसलिए इस पूर्वज ने खाकिन की भावी समृद्धि के लिए इसे बनाया, ताकि सिंहासन पर हमेशा एक मजबूत शासक रहे। जैसा कि राजा नसूबी बताते हैं, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पहले राजा ने इस कलाश को वर्म टॉक्सिन से प्रेरित होकर बनाया। तो ये वर्म टॉक्सिन क्या है, या जिसे कुरापिका ने ग्यू कहा? और मेरे जेजेके के प्रशंसक आप पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि ये कोडोकू अनुष्ठान के संदर्भ में है, जो सरल शब्दों में जापानीज लोककथाओं की एक प्राचीन प्रथा है जो चाइनीज जीव से प्रेरित है। इसमें आप कई विषैले कीड़ों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें एक पात्र में रखते हैं जब तक एक ही बचता है। माना जाता है कि वो सबसे घातक होगा, जिसमें अन्य सभी का विष होगा। जेजेके में ऐसा ही सुकुना को दुष्ट शापित आत्माओं के सार से बढ़ाने के लिए किया गया। तो यही विचार यहाँ बीज कलश के साथ काम कर रहा है। सभी राजकुमारों को शक्तिशाली निम्बिस्ट के साथ इस अनुष्ठान में डाला जाता है, और केवल एक जीतेगा। अब बात करते हैं कि बीज कलश का उपयोग कैसे करें। शुरू करते हैं कि कौन इसे इस्तेमाल कर सकता है। और हम जानते हैं कि यह राजा नसूबी की वैध पत्नियों के बच्चों तक ही सीमित है। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि ये सिर्फ राजा नसूबी के बच्चे नहीं हैं, ये अवैध संतानों के लिए मौका छोड़ता है। यानी अगर किसी पत्नी के दूसरे पुरुष से बच्चे हैं और वे नहीं पकड़े गए, तो वे उत्तराधिकार प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप वैध उम्मीदवार हैं, तो आपको बीज कलश को अपने खून की एक बूंद चढ़ानी होगी, इसे ऊपर की तरफ रखकर। उसके बाद आपको बीज कलश के मुंह के अंदर अपना हाथ डालना होगा। इस समय कलश से धुआं निकालने लगता है, और एक अंधा लिए एक नीपली उस व्यक्ति को अंधा खिलेगी जिसने कलश को अपना खून दिया था। यह निन्दा फिर उस व्यक्ति के संरक्षक आत्मा जानवर में बदल जाएगा। मंगा के अनुसार यह एक निन बीस्ट है जो मृत्यु के समय वंश चलाने की तीव्र इच्छा से बनता है, यानी खाकिन का पहला राजा। यह मृतक से संबंधित किसी व्यक्ति को प्रभावित करेगा, राजा की आभा से पोषण पाएगा, और उसके स्वभाव से प्रेरित रूप और शक्ति में बढ़ लेगा। हालांकि चूंकि ये उनकी सीधी रचना नहीं थी, इसे मनमाने ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो यह निअंदा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व और प्रभाव से निर्देशित जानवर में बढ़ेगा जिसने कलाश को अपना रक्त दिया। पर महत्वपूर्ण है कि जानवर मूल पूर्वज के निन से बना था, जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि मृत्यु के बाद निन को बड़ा बढ़ावा मिलता है। और यह जानना जरूरी है कि उत्तराधिकार प्रतियोगिता के 2 और नियम हैं जिनका निनबीस्ट को पहला यह है कि निनबीस्ट एक दूसरे को नहीं मार सकते। दूसरा, वे किसी अन्य निनबीस्ट के मालिक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यानी आप अपने भाई बहनों को मारकर सिंहासन नहीं पा सकते। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि एक जीवित रहेगा, क्योंकि आपको चालाकी से अन्य राजकुमारों को हराना होगा बिना नियम तोड़े। तो ये सब हम देवदार के बारे में जानते हैं। मेरा मानना है कि यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अगले शासक का निर्धारण करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य 2 महत्वपूर्ण नहीं हैं, हम बस अभी तक नहीं जानते कि वे क्या करते हैं।
हालांकि हम उन पैनलों से कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिनमें उन्हें हमें दिखाया गया था। तो आइए लोटस एनकोराइट के बारे में बात करें, जो उत्तराधिकार युद्ध के दिव्या मम्मी पर्यवेक्षक हैं। और मुझे लगता है कि पर्यवेक्षक वहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। यदि देवदार खेल के नियम बनाता है, तो मेरा मानना है कि ये खेल के आसपास के नियमों का ध्यान रखता है। तो इससे मेरा क्या मतलब है? खैर, देवदार के मूल नियमों के अलावा, जैसे खून डालना, निम्न जानवर पाना, अंतिम बचना, एक बात तो यह है कि हम जानते हैं कि यहाँ व्यापक नियम और विनियम लागू हैं। उदाहरण के लिए, ऐसा कुछ जो राजा पारंपरिक नेसुबी ने रूप से ब्लैक व्हेल को प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये सैकड़ों बल्कि हजारों सालों से चली आ रही है और है ना? ब्लैक व्हेल एक आधुनिक रचना है। इसलिए राजा नेसुबी को इस प्रतियोगिता पर कुछ शर्तें और मेरा मानना है कि मम्मी इन नियमों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार है। जैसे जब प्रिंस कचो और फुगेत्सु ब्लैक व्हेल और इस प्रतियोगिता से बचने की कोशिश कर रहे थे, तब मुझे उन पर लगता है अचानक ये इस भूतिया खेल पर कले मम्मी के हाथों का नियमों का हमला प्रतीक हुआ, जिससे प्रिंस कचो की मृत्यु हो गई। इसके अलावा ये मम्मी नेसुबी की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार हो सकती है, क्योंकि जैसा उसने हल्केनबर्ग को बताया, और यहीं से पूरी उत्तराधिकार परंपरा को बढ़ित करने के मामले में चीजें वास्तव में रोचक हो जाती हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, मेलेडी ने कुरुपिका को एक पत्र भेजा जिसमें उसने सब बताया, जिसमें यह भी था कि राजकुमार कचो और फुगेत्सु जहाज से भागने की कोशिश में मारे गए। कुरुपिका ने अनुमान लगाया कि यह अनुष्ठान सिर्फ कोदोकु पोत नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा भी है जो लोगों को जहाज छोड़ने से रोकता है। इसलिए वह जानता है कि अगर वे इसे बढ़ित कर सकें, यानी मम्मी को, तो राजकुमारों के लिए बिना खून खराबे के इस उत्तराधिकार युद्ध से निकलने का रास्ता है। और इसमें दिलचस्प मोड़ ये है कि क्रोलो इस मम्मी के बारे में जानता है और इसे चुराने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुरापिका और क्रोलो के लिए एक संभावित रोचक मुठभेड़ का मौका है। और अंत में ये हमें शुभ शकुन की तलवार तक लाता है, अगले राजा को दी जाने वाली उत्थान की तलवार। और फिर से हम इसके बारे में इस पैनल के अलावा कुछ नहीं जानते, लेकिन मेरा सबसे अच्छा अनुमान यह है कि यह पूरे उत्तराधिकार युद्ध को समाप्त करने और अगले राजा को ताज पहनाने की कुंजी है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, नसूबी अभी कार्यात्मक रूप से अमर है, इस अनुष्ठान में उसकी भूमिका है ना? तो शायद यह तलवार ही एकमात्र चीज है जो यूज मार सकती है जब केवल एक राजकुमार बचे। क्योंकि सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक, अगर हम ऐसा कह सकते हैं, इस पूरी उत्तराधिकार प्रतियोगिता का यह दृश्य है जहां हम नसूबी को राजकुमार मीमोस को दफनाते देखते हैं, जो यहां मरने वाले राजकुमारों में पहला है। और स्पष्ट रूप से यह कक्ष महत्वपूर्ण है और किसी तरह से इस अनुष्ठान का हिस्सा है। लेकिन अजीब बात यह है कि 14 तबूत हैं और 14 राजकुमार भी। लेकिन एक राजकुमार को तो जीवित रहना चाहिए। तो या तो 14वां तबूत खुद नासुबी के लिए है, या फिर यह सभी राजकुमारों के लिए है और यहाँ कुछ और भयानक हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक अलग वीडियो का विषय है। खैर दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस, लेकिन मैं लिली को एक बड़ा शुक्रिया देना चाहता हूं जिसने समर्थन भेजा और मुझसे इस बारे में और पूछा। लिली, जैसा कि आप इस वीडियो से देख सकती हैं, मैं मम्मी के बारे में आपके विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन आप सभी नीचे बताएं कि क्या आपके पास मम्मी या तलवार के बारे में कोई और दिलचस्प विचार हैं, मुझे सुनना अच्छा लगेगा। लिली ने यह भी पूछा कि क्या मैं हंटर एक्स हंटर के बारे में कोई परिचय या बेसिक वीडियो बना सकता हूं, जैसे निन, जेत्सु, हात्सु वगैरह। और ये कुछ ऐसा है जिस पर मैंने विचार किया है। तो अगर आप सभी को भी इसमें दिलचस्पी हो तो ज़रूर मुझे बताएं। लेकिन हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द ही फिर